क्या किसी का टेररिस्ट किसी और के लिए एक फ्रीडम फाइटर हो सकता है? गोडसे ने जब फाइनली जाकर एक 78 साल के बुजुर्ग और कमजोर गांधी जी का खून किया, वो अकेला नहीं था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी सुबह के 3:30 बजे उठे अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए। उन्होंने कई हिंदू और मुस्लिम लीडर से बात करी क्योंकि वो बहुत चिंतित थे कम्युनल वायलेंस के बारे में जो पार्टीशन के बाद पूरे देश में फैल रहा था। जब पाकिस्तान में डिप्टी हाई कमिश्नर प्रोफेसर NR मलखानी ने गांधी जी को पाकिस्तान में सिंध के हिंदूज की स्थिति बताई तो गांधी जी ने बोला कि ऐसी चीजें नहीं होती अगर लोग उनकी सुनते। 250 लोग लॉन पर वेट कर रहे थे और उनमें से एक छोटा नौजवान आदमी जिसने खाकी कलर की शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, वो आदमी बिरला हाउस तक गया जहाँ गांधी जी रह रहे थे अपने साथी नारायण आप्टे के साथ। गोडसे और आप्टे जब पूना से बॉम्बे जाने के लिए निकले तो उन्होंने खुद ही अपना कवर ब्लॉक कर दिया। इस पॉइंट पर गांधी की हत्या करने का ये पूरा प्लान गड़बड़ा जाता है। ये पहली बार था जब गांधी की हत्या के अक्यूज्ड सभी लोग एक साथ मौजूद थे। सावरकर ने इन सबको कहा सफल होकर वापस आओ, लेकिन सवाल ये उठा कि गांधी को मारेगा कौन? गोडसे ने इस पूरे मर्डर प्लान से खुद को सेफ रखने के लिए एक अलग प्लान बना रखा था। इसकी प्लानिंग में 1 साल से ज्यादा का समय लगा और इसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आते हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। प्रेयर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जैसे वो बढ़ने लगे, उस प्लेटफॉर्म से पहले कई लोग थे जिन्होंने गांधी जी के आगे अपने हाथ जोड़ रखे थे। उन्होंने रास्ता दिया ताकि गांधी जी प्लेटफॉर्म पर चढ़ पाए, पर जैसे ही वो प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे, खाकी कपड़ों में जो एक नौजवान आदमी था उसने लोगों को पीछे करा और वो गांधी जी के सामने झुका अपने हाथ पकड़कर, मानो उनके पैर छूने के, पर नहीं, उसने एक पिस्तौल निकाली। बचपन में ही नाथुराम के नाक छिदवा दिए गए थे ताकि उसे एक नोज रिंग पहनाई जा सके। हिंदी में नोज रिंग को नथ कहते हैं। स्कूल जाने से पहले तक ये सिर्फ लड़कियों के ही कपड़े पहना करता था और इसे लड़की की तरह ही ट्रीट किया जाता था। असलियत में इस लड़के का जो ऑफिशियल नाम था वो था रामचंद्र विनायक गोडसे, लेकिन नथ पहनने की वजह से इसका नाम नाथुराम पड़ गया। गोडसे की अरेस्ट के बाद गोडसे और उनके साथी नारायण आप्टे को पार्लियामेंट के पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया। गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में लिखा, गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी गोडसे से मिलने के लिए गए। देवदास ये मान रहे थे कि उधर उनको एक खून चाटने जैसा राक्षस मिलेगा, पर वो चौकन्ना हो गए ये जानकर कि गोडसे वैसा था नहीं। कहा कि वो क्षमा मांगता है कि उसको गांधी जी को मारना पड़ा और कहा कि उन्होंने ये चीज पर्सनल हेट्रेड की वजह से नहीं करी, बल्कि गांधी जी को मारने का उसका निर्णय बस पॉलिटिकल था। और फिर गोडसे और उसके 7 साथी पर, जहां गोपाल गोडसे का भाई और वीर सावरकर भी शामिल थे, और उन पर मर्डर के चार्जेस लगाए गए। ये पता चला कि इनमें से कई लोगों ने गांधी जी को पहले भी मारने की कोशिश करी थी। ऐसे लोग जो अपनी कट्टर विचारधारा के चलते दूसरे शहरों पर हमले करने के प्लान्स बनाते हैं, किसी इंसान को असैसिनेट करने के इतने डिटेल्ड प्लान्स बनाते हैं, ऐसे लोगों को एक आतंकवादी कहना जायज नहीं होगा। यही कारण है कि नाथुराम गोडसे को अक्सर आजाद भारत का पहला आतंकवादी कहा जाता है। प्लान ये था कि 20 जनवरी को गांधी की हत्या करी जाएगी, लेकिन सिर्फ उससे पिछली रात 19 जनवरी को ही पाहवा को बताया जाता है कि ये सारे लोग चाहते हैं कि पाहवा ही गोली चलाए गांधी पर। रात को आप्टे आकर जब करकरे से इसके बारे में बात करते हैं और पाहवा को पहली बार ये बताया जाता है तो पाहवा ये करने से सीधे तौर पर मना कर देता है। पाहवा कहता है कि ऐसा नहीं कि वो गांधी का समर्थक बन गया है, लेकिन उसकी जिंदगी में प्रायोरिटीज कुछ और है। वो अपने पिता की पसंद की गई लड़की से शादी करने की सोच रहा है और इस तरीके से ऐसा काम करके अपनी जिंदगी को तबाह कर दे वो किसी भी हालत में नहीं करना चाहेगा। इस पॉइंट पर गांधी की हत्या करने का ये पूरा प्लान गड़बड़ा जाता है। गोडसे खुद से गोली चलाने को तैयार नहीं था, तो प्लान बी के अनुसार नारायण आप्टे ने बड़गे को यह जिम्मेदारी दी। पाहवा को पूरी तरीके से इस प्लान से हटाया नहीं गया, कहीं वो किसी और को जाकर इस प्लान के बारे में ना बता दे, तो इसलिए उसे कुछ और जिम्मेदारी दी गई। 10 दिन पहले 20 जनवरी को गोडसे और उनके साथी गांधी जी को फॉलो कर रहे थे एक पार्क में, जहां गांधी जी एक स्पीच दे रहे थे और उनके ग्रुप में से किसी ने क्राउड पर एक ग्रेनेड फेंका ताकि वो लोग भाग जाएं और गांधी जी उधर अकेले रह जाएं। जिसके बाद गांधी जी पर एक दूसरा ग्रेनेड फेंका जाना था, पर जिस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी थी, दिगंबर बड़गे, उन्होंने ये अंत में निर्णय लिया कि वो ये नहीं करेंगे और वो उस जगह से भाग गए बिना ग्रेनेड फेंके हुए। अब उस जगह से गोडसे तो भाग गया, पर 20 साल का मदन पावा को कस्टडी में ले लिया गया और मर्डर चार्जेस लगाए गए। इस इंसिडेंट के बारे में एक अखबार हिंदू राष्ट्र पर एक हेडलाइन भी लिखी गई, पर ये हेडलाइन ऐसी लिखी गई कि मानो ये अटैक जस्टिफाइड था क्योंकि गांधी जी मुस्लिम्स को अपील कर रहे थे।
गोडसे के खिलाफ जब कोर्ट हियरिंग स्टार्ट हुई तो ये हियरिंग बहुत ही डिटेल्ड थी। इस हियरिंग में करीब 150 विटनेसेस बुलाए गए और कई डॉक्यूमेंट्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को इन्वेस्टिगेट किया गया। अपने डिफेंस में गोडसे ने एक 5 घंटे की स्पीच भी दी। नाथुराम गोडसे की स्टेटमेंट को बैन कर दिया था कोर्ट ने। कुछ समय बाद इस बैन को हटा दिया गया और इस स्टेटमेंट को पब्लिश किया गया जिसका टाइटल था Why I Killed Gandhi। और ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आज कई लोग हैं जो नाथुराम गोडसे को एक फ्रीडम फाइटर बुलाते हैं। जैसे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गोडसे के नाम पर एक ज्ञानशाला खोली है। मध्य प्रदेश में फिर एक गोडसे का जिन निकल आया है। हिंदू महासभा ने गोडसे का महिमा वंदन करते हुए गोडसे ज्ञानशाला खोली है। हिंदू महासभा के नेशनल सेक्रेटरी ने ये भी कहा कि नाथुराम गोडसे ने सही चीज करी गांधी जी को मारकर। इस चीज से तो बीजेपी एमपी साध्वी प्रज्ञा भी सहमत थी। नाथुराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ये हत्या हुई थी करीब 75 इयर्स पहले, पर इस इंसिडेंट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारी राजनीति। अगर कोई मुझ पर गोलियां चलाए और मैं बिना तड़पे और भगवान का नाम अपने होठों पर लिए मर जाऊं तो तुम दुनिया से कहना कि हाँ, ये एक सच्चा महात्मा था। इनफैक्ट गोडसे ने अपनी कोर्ट की स्टेटमेंट में इसके बारे में बात भी करी। 22 साल की उम्र में गोडसे ने आरएसएस ज्वाइन करी जिसको बनाया था केशव बलिराम हेडगेवार ने हिंदूज को एकजुट रखने के लिए। कुछ साल बाद गोडसे पुणे गया जहाँ उसको हिंदू महासभा की लोकल ब्रांच का सेक्रेटरी बनाया गया। अब हिंदू महासभा का संगठन बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लोग ने, जिससे वो हिंदू मुद्दों के बारे में अंग्रेजों को बताए। पर 1930s में वीर सावरकर ने हिंदू महासभा को एक पॉलिटिकल पार्टी की दिशा दे दी और उन्होंने हिंदुत्व, एक राइट की आइडियोलॉजी स्टार्ट करी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेक्युलर आइडियोलॉजी से बहुत अलग थी। और गोडसे ने कहा कि महात्मा गांधी के साथ वीर सावरकर का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उन पर और पूरे देश पर जैसे नाथुराम गोडसे हिंदू महासभा में और इन्वॉल्व हुआ तो वीर सावरकर की आइडियोलॉजी का उस पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और सावरकर की तरह गोडसे ये मानता था कि गांधी जी मुस्लिम अपीजमेंट के लिए जिम्मेदार है। धीरेन्द्र झा, जिन्होंने ये किताब लिखी, उन्होंने कहा कि सावरकर की पॉलिटिक्स में बहुत अहम भाग था गांधी जी के सेक्युलरिज्म के खिलाफ नफरत। वीर सावरकर के आइडिया से मोटिवेट होकर ही वो हैदराबाद में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लेंगे क्योंकि प्रोटेस्टर्स का मानना था कि हैदराबाद के निजाम्स हिंदूज के बारे में नहीं सोच रहे। नाथुराम को फिर अरेस्ट किया गया और उनको जेल में डाला गया। इस इंसिडेंट के बाद गोडसे का विश्वास हिंदुत्व में और बढ़ गया और गांधी जी की मुस्लिम अपीजमेंट के खिलाफ नफरत और बढ़ गई। गांधी जी जैसे हिंदूज जो टॉलरेंस और भाईचारे में विश्वास रखते थे, जो सभी जातियों को, औरतों को एक बराबर लाना चाहते थे, इस बात से ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज बहुत नाराज थे। ये लोग कास्ट सिस्टम को बरकरार रखना चाहते थे, ब्राह्मण जहां ऊपर हो, दलित जहां नीचे हो, औरतों को हमेशा आदमियों के नीचे रखा जा सके। हिंदुइज्म बचाने के नाम पर एक्चुअली में ये कास्ट बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह गोलियां चलने के बाद पास में खड़े पुलिस वालों ने गोडसे को कस्टडी में ले लिया, लेकिन आपटे और करकरे वहां से भाग निकले। गांधी की हत्या की खबर सुनकर पूरा देश शॉक रह गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। इस चीज का भी ओरिजिनल ऑडियो मौजूद है जो आप सुन सकते हैं। द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। ये बात पता चलते ही कि इस हत्या के पीछे हिंदू महासभा और नाथुराम गोडसे हैं। हजारों लोगों की भीड़ सावरकर सदन के बाहर इकट्ठी हो गई। इमारत पर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन सही समय पर पुलिस ने आकर ऐसा करने से रोक दिया। नागपुर में भी आरएसएस हेडक्वार्टर्स और गोलवलकर के घर पर पत्थर फेंके गए। देश भर में आरएसएस और हिंदू महासभा के ऑफिस पर हमला हुआ। इनके लोग अपनी जान बचा के भागने लगे, छुपने लगे। गोडसे और सावरकर जैसे लोगों ने सोचा था कि गांधी की हत्या करके ये हिंदुओं को अपने पक्ष में ले लेंगे और लोग इनके सपोर्ट में खड़े होंगे, लेकिन नतीजा इसका उल्टा ही हुआ। गांधी की हत्या करके गोडसे ने गांधी को और भी महान बना दिया और उनकी विचारधारा को और भी मजबूत। आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनके खिलाफ इतना बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा जनता में। 24 घंटों के भीतर उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने आप को बचाने के तरीके ढूंढने लगे। 31 जनवरी 1948 गोलवलकर ने अगले दिन एक रिटन स्टेटमेंट दी जिसमें वो गांधी को द ग्रेट महात्मा कहते हैं। वो ऐसा दिखाने लगे कि देखो, मैं तो गांधी को सपोर्ट करता था, लेकिन इस हत्या से पहले वो गांधी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते थे। आरएसएस ने अपने आप को बचाने के लिए ये तक कह दिया कि हम तो गांधी के आदर्शों में मानते हैं। जब 31 जनवरी को पुलिस वाले सावरकर के घर गए तो सावरकर ने सीआईडी के डिप्टी कमिश्नर से पूछा कि क्या वो उनको अरेस्ट करने आए हैं, जबकि पुलिस वहां सिर्फ सर्च करने गई थी।
आरएसएस और हिंदू महासभा ने गोडसे को पूरी तरीके से डिसोन कर दिया। ये तो हमारा आदमी ही नहीं था। गोडसे को पकड़कर पहले तुगलक रोड थाने में लाया गया, जहां उससे पूछताछ हुई और उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उससे लंबी पूछताछ की गई। 31 जनवरी को उसे मैजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, जिसके बाद उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। शाम तक गोडसे अनईजी होने लगा था। उसे लगा था कि वो गांधी जी को मारने के बाद हीरो बन जाएगा और हिंदू और सिख रेफ्यूजीज उसके सपोर्ट में खड़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग गांधी के पहले ज्यादा खिलाफ भी थे, वो भी अब गांधी के सपोर्ट में खड़े होने लगे। गोडसे का मानना था कि आजादी के लिए गांधी जी हिंदूज के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, पर इस आरोप में दो समस्या है। पहला कि गोडसे मानता था कि सेक्युलरिज्म का मतलब है एक दूसरी कम्युनिटी को ज्यादा राइट्स देना, जबकि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि एक सरकार किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी को ज्यादा फेवर ना करे। गांधी जी का मानना था कि ऐसा नहीं कि हिंदूज और मुस्लिम्स के शरीर में कुछ है जिस वजह से वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों पर दोष डाला इन दो कम्युनिटीज के बीच डिफरेंसेस पैदा करने के लिए, और गांधी जी का मानना था कि आजादी के लिए बहुत जरूरी है कि ये दोनों कम्युनिटीज यूनाइटेड रहे। इस चीज के बारे में उन्होंने 1909 में ही लिखा था। और दूसरी चीज की गोडसे मानता था कि गांधी जी जिम्मेदार हैं सेक्युलरिज्म के लिए, पर इनफैक्ट कई और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइटेड रखना चाहते थे। जैसे गांधी जी से पहले बाल गंगाधर तिलक ने कोशिश करी थी कि इंडिया के नेशनलिस्ट स्ट्रगल में मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए। लखनऊ पैक्ट के अंडर बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, क्योंकि उनका मानना था कि मुस्लिम्स की इंडिया में पॉपुलेशन 25% है, तो उनको सरकार में ढंग की रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। पर नाथूराम गोडसे का मानना था कि गांधी जी ही इस अपीजमेंट के लिए जिम्मेदार है। गोडसे को बहुत गुस्सा भी आया जब गांधी जी ने ये ऐलान किया कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं होनी चाहिए। हिंदी की बजाय उन्होंने हिंदुस्तानी प्रपोज करी, जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण है, और ये गोडसे को पसंद नहीं आया। गोडसे ने कहा कि इंडिया में सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तानी एक भाषा है ही नहीं। अब ये जरूर है कि गांधी जी चाहते थे कि हिंदुस्तानी हमारी नेशनल लैंग्वेज बन जाए, पर रिसर्चर्स ने कहा कि मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से नहीं था, बल्कि उनके लिए एक अंदेशा था कि कैसे हमारी नेशनल लैंग्वेज हमारे सेक्युलरिज्म को दर्शाएगी। जैसे प्रोफेसर गणपत तेली ने कहा कि हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश को यूनाइटेड रखेगी, जबकि नाथूराम गोडसे मानता था कि गांधी जी बस मुस्लिम्स को अपीज कर रहे थे। अब जिस चीज को गोडसे ने अपीजमेंट बुलाया, गांधी जी की ओर से ये एक तरीका था हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइटेड रखने के लिए, ताकि इंडिया को आजादी मिल सके। और गोडसे के हिसाब से इस अपीजमेंट की वजह से ही इंडिया की पार्टीशन हुई। आज भी कई राजनेता इसी चीज में विश्वास करते हैं। मैंने कभी इनकार नहीं किया कि राष्ट्रपिता नहीं है, राष्ट्रपिता हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि देश के टुकड़े करवाने में उनका हाथ रहा है। अपनी स्टेटमेंट में नाथूराम गोडसे ने कहा कि महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना के सामने झुक गए और उन्होंने इंडिया की पार्टीशन करवा दी। पर गोडसे ने ये क्लियर नहीं किया कि ऐसे देश में मुस्लिम्स का क्या रोल रहेगा। और हिस्टोरिकल लीडर्स को जज करने में यही एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि उन्होंने कौन सी पॉलिसीज चूज करी, पर जब आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी पॉलिसीज चूज करोगे, तब सारी पॉलिसीज की बजाय बस एक पॉलिसी चूज करते हो। और यही नाथूराम गोडसे की खामी थी, क्योंकि उसने ये तो बोला कि गांधी जी मुस्लिम्स की अपीजमेंट कर रहे हैं, पर ये विस्तार में नहीं बताया कि फिर इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। और अगर पॉलिसीज प्रपोज भी करी नाथूराम गोडसे ने, तो क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं कि इंडिया एक स्टेबल देश भी रहेगा और आजादी भी जीत पाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि ऑपोजिशन में रहना बहुत आसान है। इनफैक्ट गांधी जी ने कई हड़तालें करी मुस्लिम्स और हिंदूज को यूनाइटेड रखने के लिए। तो नाथूराम गोडसे का ये आर्गुमेंट कि गांधी जी पार्टीशन के लिए जिम्मेदार थे, उससे अग्री करना मुश्किल है। गोडसे ने कहा कि उसका हिंदू राष्ट्र का सपना टूट गया जब कांग्रेस और महात्मा गांधी ने एक सेक्युलर इंडिया और इस्लामिक पाकिस्तान बनाया, और इस चीज का उसने दोष गांधी जी पर डाला। पार्टीशन के बाद जो वायलेंस हुआ, उसका भी दोष गोडसे ने गांधी जी पर डाला। पर नाथूराम गोडसे गलत था कि गांधी जी पार्टीशन चाहते थे इंडिया की। इनफैक्ट अंत तक गांधी जी पार्टीशन के खिलाफ थे। 3 जून 1947 को जब पार्टीशन प्लान अनाउंस किया गया था, गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला कि इस प्लान में उनको बस बुराई ही दिख रही है। जब गांधी जी से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या वो पार्टीशन को रोकने के लिए एक भूख हड़ताल पे जाएंगे, तो गांधी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस कुछ बेवकूफी करती है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि इसकी सजा गांधी जी को देनी होगी अपनी जान लेकर। गांधी जी ने उल्टा पार्टीशन का दोष कांग्रेस पर डाला। पार्टीशन को रोकने के लिए गांधी जी तो मोहम्मद जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाने की भी सोच रहे थे। तो नाथूराम गोडसे का ये कहना कि गांधी जी इंडिया की पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है, वो सही नहीं है। पर नाथूराम गोडसे इसी चीज में विश्वास करता था जिसकी वजह से उसके मन में गांधी जी के खिलाफ नफरत थी, और ये नफरत गोडसे के अंदर
कई सालों से पनप रही थी, पर एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये नफरत ने अपनी हदें पार कर दी। 13 जनवरी 1948 गांधी जी की हत्या के 17 दिन पहले गांधी जी ने एक भूख हड़ताल स्टार्ट करी देश में हो रहे दंगों के खिलाफ, स्पेसिफिकली दिल्ली के दंगे। गांधी जी ने कहा कि वो अपनी हड़ताल बंद कर देंगे जब दिल्ली में शांति हो जाएगी और एक मुस्लिम इस शहर में अकेले चल पाएगा। इस भूख हड़ताल के जरिए गांधी जी बस ये नहीं चाहते थे कि मुस्लिम्स बचें, बल्कि हिंदूज भी बचें। ये हड़ताल गांधी जी ने इसलिए भी स्टार्ट करी क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियन सरकार पाकिस्तानी सरकार को उसका कैश बैलेंस वापस कर दे। ये कैश बैलेंस था 55 करोड़ रुपए का, पर इंडियन सरकार ने ये पैसा देने से मना कर दिया था जब पाकिस्तान ने अफरीदी ट्राइब्समैन के साथ मिलकर कश्मीर को इन्वेड और हड़पने की कोशिश करी। अब नाथुराम आप्टे, करकरे, गोपाल पाहवा, बड़गे और शंकर सब जेल में थे। 27 फरवरी साल 1948 होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कहा, मैं बापू की हत्या के केस पर डेली अपडेट्स ले रहा हूं। सावरकर के अंडर हिंदू महासभा की फैनेटिकल विंग ने इस हत्या की साजिश की है और बाद में इसको अंजाम दिया है। इसके बाद सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। नाथुराम की इंटरोगेशन 4 मार्च तक चलती है और 24 मई को गोडसे और इन सभी लोगों का ट्रायल शुरू होता है। There are 9 accused. Godse, the alleged assassin, is on the left. He was fairly solemn, the others apparently very cheerful. The judge of the special court is Mr. Atma Karan, and here's another picture of the chief prisoner, Nathuram Vinayak Godse. कोर्ट में गोडसे गांधी को मारने के कारण बताता है। वो कहता है कि गांधी पार्टीशन के लिए जिम्मेदार थे। अब असलियत में ये बात सरासर झूठ है। असलियत में गांधी जी उन गिने चुने लोगों में से थे जो आखिर तक पार्टीशन के खिलाफ रहे थे। ये बात आप भी जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो ये वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने पार्टीशन से रिलेटेड हिस्ट्री की डिटेल में बात करी थी। 3 जून 1947 को जिस दिन पार्टीशन को अनाउंस किया गया, उस दिन गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को कहा था, I can see only evil in the plan। जबकि सच बात यह है कि सावरकर, जिसको नाथुराम गोडसे सबसे ज्यादा मानता था, इन्होंने 1943 में कहा था, मुझे मिस्टर जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी से कोई झगड़ा नहीं है। अगर गोडसे सही में इस कारण में मानता तो वो अपने गुरु सावरकर को जाकर पहले गोली मारता और साथ में जिन्ना को भी मारता। दूसरा कारण गोडसे देता है कि गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट के कैश बैलेंस से पाकिस्तान को देने के लिए फास्ट किया। ये वाला कारण भी झूठा है। असलियत में गांधी जी ने जो अनशन किया था वो दोनों धर्मों के लोगों के बीच शांति के लिए किया था। पर गांधी जी की जान बचाने के लिए इंडियन सरकार ने ये पैसा पाकिस्तान को दे दिया। कई राइट विंग हिंदूज बहुत गुस्से में थे इस निर्णय से, जिसमें से एक थे नाथुराम गोडसे। इसका मानना था कि ये एक और उदाहरण था जहां महात्मा गांधी ने मुस्लिम अपीजमेंट करी। और नाथुराम गोडसे ने कहा कि 32 सालों से उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी मुस्लिम्स को अपीज कर रहे थे और उन्होंने तय किया कि गांधी जी की जिंदगी उसको खत्म करनी ही होगी। और ये बहुत अजीब सी बात है कि जब गांधी जी हड़ताल कर रहे थे हिंदू मुस्लिम वायलेंस को रोकने के लिए, तब उस हड़ताल का अंत हुआ जब नाथुराम गोडसे ने वायलेंस यूज किया गांधी जी को मारने के लिए। On the 5th day of Gandhi's latest fast, a crowd of something like 300,000 people assembled in Delhi for a special meeting to be addressed by Maulana Azad, Minister of Education in the government of the Dominion of India. He announced Gandhi's conditions for breaking his fast, which had been undertaken in order to bring about Hindu-Muslim peace. भारत सरकार द्वारा उस समय जारी किए गए प्रेस नोटिस में गांधी जी द्वारा पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की मांग का कोई जिक्र नहीं है। जिस अनशन की गोडसे बात कर रहा था वो जनवरी 1948 में हुआ था, लेकिन असलियत में गांधी को मारने का प्लान जुलाई 1947 से ही बनाया जा रहा था इन लोगों के द्वारा। तीसरा बहाना कोर्ट में गोडसे देता है गांधी जी के एंटी हिंदू होने का। अब इस पर तो क्या ही कहा जाए। गांधी जी ने पूरी जिंदगी हिंदुइज्म को प्रैक्टिस किया था। अपनी सभाओं में, मीटिंग्स में, अपनी किताबों में वो कॉन्स्टेंटली भगवत गीता की टीचिंग्स की बात करते हैं। और एक ऐसा आदमी उन्हें एंटी हिंदू कह रहा है जो हिंदू मंदिरों का इस्तेमाल कर रहा था अपने हथियारों को छिपाने के लिए। इसके बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1950 में लिखा था कि गांधी जी की हत्या के पीछे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी। असलियत में ये लड़ाई थी एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज और लिबरल हिंदूज की। यही संघर्ष आप आज के दिन भी देख सकते हो देश में। एक तरफ है आम हिंदू लोग जो शांति खुशहाली से जीना चाहते हैं, जो टॉलरेंस और इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, कास्ट सिस्टम में नहीं मानते। दूसरी तरफ है गोडसे की विचारधारा वाले कट्टर हिंदूज जो आजकल ऑनलाइन ट्रोल्स बने फिरते हैं, गाली गलौज करते हैं, औरतों को रेप थ्रेट्स देते हैं, जातिवाद में मानते हैं। यही लोग अक्सर हिंदू राष्ट्र के भी सपने देखते हैं। मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, लोअर कास्ट लोगों के खिलाफ जहर भी उगलते हैं। ये इस लेवल के ब्रेन वॉश्ड हैं कि इनके हिसाब से फर्स्ट कैटेगरी के हिंदू लोग भी एंटी हिंदू हैं। गोडसे भी इसी तरीके से ब्रेन वॉश था और प्रोसिक्यूशन को यह प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि इस साजिश के पीछे गोडसे का ही हाथ था।
लेकिन जिस दौरान ये ट्रायल चला, इस साजिश में सावरकर की इन्वॉल्वमेंट को प्रूफ करना मुश्किल रहा। सावरकर ने अपने आप को बचाने के लिए कहा कि वो बीमार थे और साल भर से गोडसे और आप्टे से नहीं मिले थे। बड़गे जब पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया तो उसने सावरकर के इस साजिश में शामिल होने के कई इंसिडेंट्स बताए, जैसे कि सावरकर सदन में हथियार छुपाने की कोशिश, दिल्ली जाने से पहले सावरकर से मिलना और सावरकर का सफल होकर वापस आओ कहना। इसके अलावा ट्रेन में गोडसे को मिली एक्ट्रेस शांता मोदक ने भी इस बात की गवाही दी कि उन्होंने गोडसे और आप्टे को सावरकर सदन छोड़ा था। लेकिन कोर्ट में बैठे जज का यह मानना था कि सिर्फ बड़गे की बात पर सावरकर को सजा नहीं दी जा सकती थी। सावरकर के बॉडीगार्ड ने बॉम्बे पुलिस को दी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जनवरी में गोडसे, आप्टे और करकरे 3 बार सावरकर से मिलने आए थे। सावरकर के सेक्रेटरी ने भी कहा अपने बयान में कि जनवरी के पहले हफ्ते में करकरे और एक पंजाबी लड़का और मिडिल ऑफ जनवरी में गोडसे और आप्टे सावरकर से मिलने आए थे। लेकिन इन दोनों लोगों ने कोर्ट में टेस्टिफाई नहीं किया, तो इसीलिए सावरकर किसी भी तरीके की सजा से बच निकले। इस केस में गोडसे और आप्टे को मौत की सजा दी गई। सावरकर को छोड़ दिया गया और बाकी 5 अक्यूज्ड को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई। 10 फरवरी 1949 ये सजा इनको सुनाई जाती है। गोडसे ने इसके खिलाफ 22 फरवरी को शिमला में ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट में अपील फाइल की और हाई कोर्ट में गोडसे का केस सुनने वाले जस्टिस GD खोसला ने बाद में अपनी किताब द मर्डर ऑफ द महात्मा में लिखा, गोडसे के कदम लड़खड़ा जाते थे। उसका व्यवहार उसी घबराहट और डर की स्थिति को दिखा रहा था। उसने एक साहसी चेहरा बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप जाती थी और उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। 17 मई को हाईकोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद गोडसे को महात्मा गांधी के बेटे रामदास गांधी की एक चिट्ठी आती है। इसमें वो कहते हैं कि मैंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि गोडसे को डेथ पेनल्टी नहीं दी जाए। गोडसे ने इस चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा, एक इंसान के रूप में मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिसमें मैं उन घावों के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर सकूं जो आपके और आपके रिश्तेदारों को मेरे हाथों हुए आपके पूजनीय पिता के दुखद अंत से प्राप्त हुए होंगे। गोडसे ने उनको लिखा कि मेरे एग्जीक्यूशन से पहले आकर मुझसे मिले। धीरेन्द्र झा अपनी किताब गांधीज असैसिन में कहते हैं कि गोपाल गोडसे ने भी बाद में लिखा था, यदि हृदय परिवर्तन गांधीवाद का एक मुख्य सिद्धांत था तो इसे डेथ सेंटेंस लागू ना करके यहां आजमाया जा सकता था। नाथुराम गांधीवादियों की तरफ से ऐसी किसी कोशिश का एंग्शियसली इंतजार कर रहा था। ये सब डेस्परेट कोशिशें थी गांधी की हत्या करने के बाद गांधी के रास्ते के जरिए अपनी जान बचाने की। इस बात से एक बार फिर से साबित होता है गांधी को जरूर मार दिया गया गोडसे के द्वारा, लेकिन जीत यहां पर गांधी की ही हुई। 22 जून को हाई कोर्ट ने भी ट्रायल की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद गोडसे ने प्रिवी काउंसिल ऑफ इंग्लैंड के सामने अपील करी अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इंडिया अभी भी एक ब्रिटिश डोमिनियन था और ये इंडियंस के लिए फाइनल कोर्ट ऑफ अपील्स थी। लेकिन अक्टूबर 1949 में प्रिवी काउंसिल ने भी गोडसे की अपील को डिसमिस कर दिया। नवंबर 1949 में LG थाटे, जो 1944 में गांधी पर हुए मर्डर अटेम्प्ट में गोडसे के साथ था, उसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि गोडसे और आप्टे को गांधीवादी सर्वोदय समाज के सुपरविजन में रखा जाए, जिससे कि गोडसे और आप्टे की सोच को बदला जा सके। यानी कि गोडसे के साथी ही अब गोडसे को उसकी जान बचाने के लिए गांधीवादी बनाने को तैयार थे। लेकिन अभी भी एक सवाल जरूर था, क्या गोडसे को गांधी की हत्या की सजा में फांसी दी जानी चाहिए? क्योंकि अगर गांधी जी सही में जिंदा रहते तो वो इसके खिलाफ होते। ये बात हमें उन पर हुए पुराने असैसिनेशन अटेम्प्ट से भी पता चलती है। इस सवाल पर उस समय के सबसे बड़े गांधीवादियों में से एक किशोरलाल मशरूवाला ने गांधी के द्वारा शुरू किए गए जर्नल हरिजन में एक आर्टिकल लिखा। इन्होंने कहा कि अगर सिद्धांतों के हिसाब से देखा जाए तो महात्मा गांधी के हत्यारों को फांसी देना उनकी ग्लोरी को कम करेगा, इसलिए उनके हत्यारों को जिंदा रखना काफी ग्रेस का काम होगा। लेकिन इसको ऐसे देखा जाएगा कि जैसे सरकार गवर्न करने में इनकेपेबल है, और इसका सीधा मतलब बनेगा कि फांसी की सजा का अंत है। क्योंकि अगर गोडसे को जिंदा रखा गया और बाकी सभी हत्यारों को फांसी दी गई आने वाले समय में, तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ अहिंसा के महात्माओं को मारने पर फांसी नहीं होगी। इसलिए अगर भारत सरकार गोडसे को फांसी देती है तो इसमें गलती ढूंढना मुश्किल होगा। इस आर्टिकल के बाद फांसी के सवाल पर डिबेट खत्म होती है और गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी जाती है। जस्टिस GD खोसला अपनी किताब में लिखते हैं कि गोडसे ने जेल में अपने अंतिम दिनों में जेल में अपने काम पर पश्चाताप किया था। उसने कहा था कि अगर उसे दूसरा मौका दिया जाता तो वो अपना बाकी जीवन शांति के प्रचार और अपने देश की सेवा में बिताता। इसलिए बात बड़ी साफ है कि जीत तो यहां पर गांधी की ही हुई, जीता तो यहां पर गांधीवाद ही।
दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा था, जनरेशंस टू कम विल स्कार्स बिलीव दैट सच अ वन एज दिस एवर इन फ्लैश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। आने वाली पीढ़ियों को यकीन करना मुश्किल होगा कि ऐसा इंसान भी कभी धरती पर रहा होगा। तो क्या नाथूराम गोडसे एक टेररिस्ट था या फिर नेशनलिस्ट? इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि टेररिस्ट कौन होता है और एक रेवोल्यूशनरी या फिर नेशनलिस्ट कौन होता है। जैसे ये है वी प्रभाकन, LTTE के फाउंडर, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाने की कोशिश कर रही थी श्रीलंका में। अब दुनिया के कई देश जैसे श्रीलंका, US, कनाडा और इंडिया LTTE को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे, पर कई लोग LTTE को फ्रीडम फाइटर मानते थे। जैसे फॉर्मर तमिलनाडु CM करुणानिधि ने LTTE को फ्रीडम फाइटर्स बुलाया, पर सभी लोग इस चीज से सहमत नहीं थे। 1988 में इंडियन हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा ने भगत सिंह को एक रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बुलाया था। हाँ, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, क्योंकि पहले टेररिस्ट और रेवोल्यूशनरी में इतना अंतर नहीं माना जाता था। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद टेररिज्म को एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी माना जाता था जो छोटा मोटा चेंज नहीं चाहते थे, बल्कि बहुत बड़ा चेंज चाहते थे हमारे समाज में। और जो टेरर शब्द है उसका मतलब ये नहीं था कि वो आम लोग के बीच टेरर फैलाना चाहते थे, बल्कि वो टेरर फैलाना चाहते थे एक ऐसी सरकार के बीच जो आम लोगों को इग्नोर कर रही है। पर कई सालों के बाद ये टेररिज्म का शब्द बदल गया। That a plane has crashed into the World Trade Center in New York. अब टेररिज्म का मतलब है एक ऐसी आइडियोलॉजी जो वायलेंस यूज करती है अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और ये आइडियोलॉजी बस एलिट्स और सरकार को टारगेट नहीं करती, बल्कि सिविलियंस को भी टारगेट कर सकती है। इसीलिए कुछ लोग का कहना है कि टेररिस्ट वो व्यक्ति होता है जो अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए वायलेंस यूज करता है मासूम लोगों को टारगेट करने के लिए। जहाँ एक रेवोल्यूशनरी समाज में एक बहुत बड़ा चेंज लाना चाहता है, एक टेररिस्ट आतंक, डर और वायलेंस को यूज करता है अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए। ये डिसाइड करने के लिए कि गोडसे एक टेररिस्ट था या फिर रेवोल्यूशनरी, हमें ये समझना होगा कि गोडसे के पॉलिटिकल गोल्स क्या थे। क्या गोडसे प्रोटेस्ट के जरिए समाज में एक बहुत बड़ा चेंज चाहता था, या फिर गोडसे डर और आतंक को यूज करके इनोसेंट लोगों को टारगेट करना चाहता था? तो दो कंडीशंस हो गई कि गोडसे की प्रोटेस्ट में क्या आतंक शामिल था, और दूसरा कि गोडसे ने जिसको टारगेट किया वो मासूम था। अब सेकंड कंडीशन को इवैल्यूएट करना मुश्किल है। कुछ लोग कह सकते हैं कि गांधी जी बिल्कुल मासूम नहीं थे, वही जिम्मेदार थे हिंदूज की हत्या के लिए, चाहे वो पार्टीशन से पहले हो या फिर पार्टीशन के बाद। पर इस आर्गुमेंट से मैं अग्री नहीं करता। ये कहने के लिए कि गांधी जी हिंदूज की हत्या के लिए जिम्मेदार थे, उसके लिए आपको ठोस सबूत देना होगा। जैसे ऐसा सबूत जिससे आप ये प्रूव कर पाओ कि गांधी जी की इंटेंशन थी हिंदूज को मारने की, जिसका कोई एविडेंस हमें मिला नहीं है। और जब ऐसा ठोस एविडेंस ना हो तो वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब दूसरी कंडीशन है कि क्या गोडसे ने आतंक यूज किया, और मेरा मानना है हाँ, क्योंकि गोडसे ने एक ऐसे लीडर को टारगेट किया जो ना ही इंडिया का सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर था उस समय का, पर एक ऐसा लीडर भी जिसकी फिलॉसफी नॉन वायलेंस की थी। और गांधी जी को मारने का मकसद आतंक फैलाना ही था आम लोग और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच। पर सवाल यही उठता है कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि आम लोगों के बीच आतंक फैला या फिर नहीं। और इसी चीज में बहुत सब्जेक्टिविटी है। इनफैक्ट रिसर्चर्स भी टेररिस्ट की एक डेफिनेशन पर अग्री नहीं कर पाते। एक आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि गांधी जी के लाखों और करोड़ों में फॉलोअर्स थे और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो नॉन वायलेंट थे, इसलिए उनको मारने से आतंक फैल गया। जबकि नेताजी बोस और शहीद भगत सिंह उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जिनके फॉलोअर्स गिने चुने ही थे। तो अब आपके लिए एक सवाल है कि अगर गांधी जी के बस 50-60 फॉलोअर्स ही होते तो क्या उनको मारना एक आतंक का उदाहरण होता या फिर नहीं? बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है, तो मुझे कमेंट्स में बताना। पर एक और चीज हमें सोचनी चाहिए कि पॉलिटिकल वायलेंस का एक समाज में क्या रोल होता है। अगर आप किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है तो क्या जस्टिफाइड है कि आप वायलेंस यूज कर सकते हो? अगर नहीं, तो वो लोग जो नाथूराम गोडसे को एक फ्रीडम फाइटर मानते हैं वो क्या बताते हैं हमारे समाज के बारे में? नाथूराम गोडसे अमर रहे।